नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार क्लासेस राजगढ़ में। दोस्तों, हम करंट अफेयर की जो क्लास लेके आए हैं उसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के बारे में। हाल ही में हम बात करें दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 4 देशों की यात्रा की गई है। 4 देशों की यात्रा की हम बात करें तो एक तो मोदी हैं वो कहाँ पे गए थे? अमेरिका। कहाँ पर गए थे? अमेरिका। अमेरिका से आगे हम बात करें दोस्तों तो अमेरिका से आगे कहां पर गए थे? मिस्र। कहां पर जाकर आए थे? मिस्र। और मिस्र के बाद हम बात करें दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कौन से देश की यात्रा पर गए? फ्रांस। और फ्रांस और हम बात करें इसी के साथ कहां पर जाएंगे? संयुक्त अरब अमीरात। कहां पर जाने वाले? संयुक्त अरब अमीरात। तो हाल ही में बात करें दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 4 देशों की यात्रा की गई है। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोदी की फ्रांस यात्रा के बारे में। फ्रांस यात्रा के बारे में बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो मोदी है वो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की हम बात करें तो 13 से 15 जुलाई तक यात्रा पर रहे। 13 से 15 जुलाई 2023 तक यात्रा पर रहे। और इसमें से हम बात करें 13 व 14 जुलाई को हम बात करें तो कहां पर थे दोस्तों? फ्रांस में। कहां पर थे? फ्रांस में। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी फ्रांस की राजधानी और फ्रांस के सामान्य परिचय के बारे में। दोस्तों, हम बात करें फ्रांस की जो राजधानी बनती है अब देखो, अगर बात करें सबसे पहले फ्रांस की राजधानी बने तो फ्रांस की राजधानी आती है दोस्तों कौन सी? पेरिस। राजधानी कौन सी है? पेरिस। और पेरिस की बात करें तो ये कहां पर है? सीन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे आता है? सीन नदी के किनारे। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, फ्रांस है इसको क्या कहा जाता है? विश्व का लघु यूरोप। क्या बोला जाता है? विश्व का लघु यूरोप। इसके अलावा बोला जाता है दोस्तों किसानों का देश। क्या बोला जाता है? किसानों का देश। एक तो बोला जाता है विश्व का लघु यूरोप और एक बोला जाता है फ्रांस को किसानों का देश। वहीं हम बात करें पेरिस की, हम बात करें दोस्तों कौन सी नदी के किनारे आता है? सीन नदी के किनारे। पेरिस की बात करें तो पेरिस को क्या बोला जाता है? फैशन नगरी। क्या बोला जाता है? फैशन नगरी। जबकि बात करें एक किसको क्या बोलेंगे? फ्रांस का हृदय स्थल। क्या बोला जाता है? फ्रांस का हृदय स्थल। एक तो बोला जाता है फैशन नगरी और एक इसको क्या बोला जाता है? फ्रांस का हृदय स्थल। एक बात करें दोस्तों, हाल ही में हम बात करें आगे तो यहां पे हम बात करें तो ये तो आते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन आते हैं? इमैनुएल मैक्रो। जबकि भारत के प्रधानमंत्री आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो किससे मुलाकात की थी? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो के साथ मुलाकात की थी। इसी के साथ हम बात करें फ्रांस की प्रथम महिला। फ्रांस की प्रथम महिला की बात करें दोस्तों तो वो आते हैं ब्रिजेट मैक्रो। कौन है? ब्रिजेट मैक्रो। प्रथम महिला ब्रिजेट मैक्रो और फ्रांस के राष्ट्रपति आते हैं इमैनुएल मैक्रो। जबकि बात करें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। इनके द्वारा हम बात करें वहां पे इमैनुएल मैक्रो के साथ मुलाकात की गई है। इसके अलावा कुछ समझौते किए गए जिनके बारे में बात करने वाले हैं और एक भारत फ्रांस संबंधों के बारे में बात करेंगे। अब देखो आगे, इसके बाद आगे हम बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना। एक हम बात करें तो मोदी है उनकी हम बात करें तो अभी तक कितने बार फ्रांस गए? 6 बार फ्रांस गए हैं अभी तक। मोदी की फ्रांस यात्रा के बारे में हम बात करें तो अभी तक कितने बार फ्रांस गए हैं? 6 बार। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 2015 में फ्रांस की यात्रा पर गए थे और वो मानी जाती है एक ऑफिशियल विजिट। उसके बाद हम बात करें दोस्तों 2015 में वापस प्रधानमंत्री मोदी हैं वो फ्रांस गए। उसमें हम बात करें तो वो किस में गए थे? पेरिस में विश्व जलवायु सम्मेलन में भाग लेने के लिए। विश्व जलवायु सम्मेलन में क्या लेने के लिए गए थे? भाग लेने के लिए गए थे। एक बात ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करें तो एक आते हैं 2017 में। 2017 में हम बात करें तो इनके द्वारा किसके साथ मुलाकात की गई थी? मैक्रो के साथ ऑफिशियल विजिट पर गए। इसके बाद आते हैं 2019 में भी हम बात करें तो ऑफिशियल विजिट में गए थे। 2022 में बात करें तो इनके द्वारा फ्रांस का 5वां दौरा किया गया था, ये भी क्या थी एक
ऑफिशियल विजिट थी। और अब हम बात करें तो 13 व 14 जुलाई को इनके द्वारा कौन सा दौरा किया गया दोस्तों? छठा दौरा किया गया। फ्रांस का कौन सा दौरा किया गया? छठा दौरा। तो अभी तक हम बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कितनी बार फ्रांस गए हैं? 6 बार। और हम बात करें छठी बार कब गए हैं? 13 से 14 जुलाई 2023। 13 से 14 जुलाई 2023 को गए। एक चीज ये याद रखनी है। अब देखो इसके बाद हम बात करें तो आगे आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको हम बात करें दोस्तों इस बार क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। क्यों? अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था किस मौके पर? बेस्टिल डे के मौके पर। किस मौके पर किया गया था दोस्तों? बेस्टिल डे। बेस्टिल डे की हम बात करें तो बेस्टिल डे वो फ्रांस के लिए हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। और फ्रांस के द्वारा जो बेस्टिल डे ये कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। इसीलिए हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ये एक खास दौरा हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम बात करें तो फ्रांस के द्वारा एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कब किया गया था? 14 जुलाई को बेस्टिल डे के मौके पर आमंत्रित किया गया था। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे बेस्टिल डे के बारे में कि बेस्टिल डे ये फ्रांस के लिए क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी ज़्यादा इसके बारे में हम बात करें क्यों महत्व रखता है। जिसमें हम बात करें तो स्पेशल हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देखो यहाँ पे सेना का निरीक्षण करते हुए बेस्टिल डे के मौके पर। और एक आता है यहाँ पे बेस्टिल का किला। ये क्या है? बेस्टिल का किला। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं बेस्टिल के बारे में कि फ्रांस के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों जो बेस्टिल का किला है या बात करें बेस्टिल डे ये 14 जुलाई 2023 को हम बात करें तो फ्रांस के द्वारा एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय दिवस के रूप में। एक बात तो ये याद रखनी है, किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो एक चीज और याद रखनी है। एक हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि बेस्टिल वो फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति का क्या माना जाता है दोस्तों? प्रतीक माना जाता है। बेस्टिल का किला या हम बात करें बेस्टिल डे वो फ्रांसीसी क्रांति का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। अगर बात करें इसके ऐतिहासिक चर्चा के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आता है कि फ्रांस की हम बात करें तो 18वीं सदी में हम बात करें तो फ्रांस का आखिरी राजा हुआ करता था लुइस। 18वीं सदी में हम बात करें दोस्तों तो फ्रांस का आखिरी राजा कौन था? लुइस। कौन सी सदी में? 18वीं सदी में। आखिरी राजा कौन हुआ करता था? लुइस था। एक तो ये चीज याद रखनी है। अब देखो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों फ्रांस के अंदर हम बात करें तो 5 जुलाई 1779 को एक घटना होती है। कब होती है? 5 जुलाई 1789। 5 जुलाई 1789 से लेकर हम बात करें दोस्तों 14 जुलाई 1789 के मध्य हम बात करें तो फ्रांस के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। सबसे पहले बात करें दोस्तों फ्रांस के अंदर हम बात करें तो जब आखिरी राजा लुइस थे उसमें की हम बात करें तो यहाँ पे आर्थिक संकट आया हुआ था। और हम बात करें तो 5 जुलाई 1789 को फ्रांस के अंदर एक बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, बैठक बुलाई जाती है जो हम बात करें तो स्टेट जनरल की बैठक थी। कौन सी बैठक बुलाई गई? स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में हम बात करें दोस्तों तो थर्ड स्टेट को इनवाइट नहीं किया गया था। किसको इनवाइट नहीं किया गया था? थर्ड स्टेट को। मतलब फ्रांस के बहुत बड़े जो अधिकारी थे वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। फ्रांस का स्टेट जनरल शामिल हुआ था। इसके अलावा फ्रांस का जो राजा था उसके द्वारा इस बैठक में भाग लिया गया था। लेकिन बात करें ये जो महत्वपूर्ण बैठक थी इसके अंदर थर्ड स्टेट को शामिल नहीं किया गया। थर्ड स्टेट का मतलब क्या था? आम जनता। क्या था? आम जनता। इसको यहां पर शामिल नहीं किया गया था। इसी बात को लेकर यहां पर आम जनता के द्वारा क्या कर दिया जाता है? विद्रोह कर दिया गया। अब जैसे यहां पर आम जनता के द्वारा विद्रोह किया गया तो हम बात करें ये आता है बेस्टिल का किला। ये जो बेस्टिल का किला था यहां से हम बात करें तो ये राजशाही का हम बात करें तो यहां से शासन किया जाता था। पहले हम बात करें तो इसको एक किले के रूप में काम में लिया गया राजाओं के द्वारा। उसके बाद इसको एक जेल घोषित कर दिया गया। इसको किस में तब्दील कर दिया गया? जेल में तब्दील कर दिया गया था। उसमें हम बात करें दोस्तों बेस्टिल के किले की हम बात करें या बेस्टिल जेल में हम बात करें तो राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। किन को रखा जाता था? राजनीतिक कैदियों को।
अब देखो 5 जुलाई को जब आम जनता या थर्ड स्टेट को यहाँ पर आमंत्रित किया नहीं किया गया या हम बात करें बैठक में जब शामिल नहीं किया गया तो जनता के द्वारा क्या कर दिया गया, विद्रोह कर दिया गया था। इसी समय हम बात करें तो 14 जुलाई को हम बात करें तो किसके ऊपर आक्रमण किया जाता है दोस्तों, बेस्टल के किले पर आक्रमण किया जाता है। और बेस्टल के किले पर हम बात करें बेस्टल जेल से आक्रमण किया गया और यहाँ से हम बात करें तो उसमें 7 राजनीतिक कैदियों को छुटाया गया था। आम जनता के द्वारा कितनी राजनीतिक कैदियों को छुटाया गया था, 7 राजनीतिक कैदियों को छुटाया गया। और इसी के साथ हम बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति का क्या माना जाती है, शुरुआत मानी जाती है। फ्रांसीसी क्रांति की क्या मानी जाती है दोस्तों, 14 जुलाई से शुरुआत मानी जाती है। इसी कारण हम बात करें तो फ्रांस के लिए हम बात करें तो 14 जुलाई है वो सबसे महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है, ठीक है। और इसको फ्रांस के द्वारा किस रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम बात करें तो पूरा फ्रांस वो सड़कों पे होता है और पूरी रात हम बात करें तो क्या मनाता है, जश्न मनाता है। तो इसी मौके पर हम बात करें तो इस बार हम बात करें दोस्तों बेस्टल डे के मौके पर हम बात करें तो फ्रांस के द्वारा किसको आमंत्रित किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। एक तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे इनवाइट किया गया। अब मेन बात ये आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही क्यों इनवाइट किया गया, ये बात करेंगे हम भारत फ्रांस से संबंधों के समय। इसी के साथ हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले हम बात करें दोस्तों तो 2009 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले हम बात करें तो 2009 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। उस समय हम बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति हुआ करते थे निकोलस सरकोजी। कौन थे, निकोलस सरकोजी। तो इनके द्वारा हम बात करें तो 14 जुलाई को या बेस्टल डे के मौके पर किसको आमंत्रित किया गया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया गया। कब किया गया था, 2009 में। और उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, निकोलस सरकोजी हुआ करते थे। एक चीज ये याद रखना है। एक हम बात करें दोस्तों बेस्टल परेड है, इसका पहली बार जो आयोजन किया गया था, अगर बात करें बेस्टल डे का पहली बार जो आयोजन था ये किया गया था 14 जुलाई 1880 को। कब किया गया था, 14 जुलाई 1880 को किया गया था, ठीक है। और कहां पर किया गया था, पेरिस में आयोजन किया गया था। इसी के साथ हम बात करें एक और तथ्य की बात करें तो बेस्टल डे जो परेड की जाती है बेस्टल डे के मौके पर, वो आज तक हम बात करें दोस्तों 2 बार परेड नहीं हुई है। 14 जुलाई 1880 से लेकर हम बात करें तो आज तक हम बात करें 14 जुलाई 2023 तक केवल 2 बार कैंसिल हुई है। कब कब हुई है, एक तो बात करें दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय, कब हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और विश्व युद्ध कब चला था, 1940 से लेकर 45 तक। कब चला था, 1940 से लेकर 45 तक या 44 तक चला था। एक तो ये चीज याद रखनी है, 44-45 तक चला था। इसके अलावा बात करें दोस्तों 2020 में कोरोना के समय हम बात करें तो बेस्टल डे परेड को कैंसिल किया गया था। तो आज तक हम बात करें तो केवल 2 बार हुई है। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय कैंसिल हुई है और एक बार 2020 के अंदर कोरोना के समय परेड को कैंसिल किया गया था। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो एक बात करें दोस्तों, जो परेड का आयोजन स्थल है, परेड का जो आयोजन स्थल था वो था पेरिस के अंदर चैम्प्स एलसीज। आयोजन स्थल की हम बात करें तो वो कौन सा आयोजन स्थल हम बात करें तो ये कौन सा आता है, चैम्प्स एलसीज। आयोजन स्थल कौन सा था, चैम्प्स एलसीज था। एक चीज ये याद रखनी है। उसके बाद देखो 2009 में बात करें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा परेड में भाग लिया गया था और 2023 में किसको आमंत्रित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों तो भारत की वायुसेना और राफेल विमान के द्वारा भी परेड में भाग लिया गया था। तो हम बात करें तो भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा भाग लिया गया, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तीनों की हम बात करें तो भारतीय सेना का जो नेतृत्व है उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों हम बात करें भारतीय सेना का जो नेतृत्व है उसकी हम बात करें तो नौसेना कमांडर थे वर्त बघेल। किनके द्वारा नेतृत्व किया गया था, नौसेना में वर्त बघेल के द्वारा। थल सेना में हम बात करें दोस्तों किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, कैप्टन अमन जगताप के द्वारा। किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, कैप्टन अमन जगताप के द्वारा किया गया। और वहीं हम बात करें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण वायुसेना में बात करें तो स्क्वाड्रन लीडर सिद्धू रेड्डी के द्वारा यहाँ पर वायुसेना का क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया। थल सेना की ओर से हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कौन सी टुकड़ी ने भाग लिया था, पंजाब रेजिमेंट के द्वारा। कौन सी रेजिमेंट के द्वारा भाग लिया गया था दोस्तों, पंजाब रेजिमेंट के द्वारा। और हम बात करें दोस्तों
विश्व युद्ध के बाद हम बात करें तो पंजाब रेजिमेंट है, उसकी हम बात करें तो पंजाब रेजिमेंट के द्वारा 107 वर्षों के बाद बेस्टिल परेड में भाग लिया गया। कितने वर्षों के बाद भाग लिया गया? 107 वर्ष के बाद भाग लिया गया। एक चीज ये याद रखनी है। तो नौसेना का जो नेतृत्व वो तो नौसेना कमांडर वर्त बघेल, और वायुसेना का हम बात करें तो स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी, जबकि बात करें दोस्तों थल सेना का कैप्टन अमन जगताप के द्वारा नेतृत्व किया गया है। तो एक चीज ये याद रखनी है। उसी के साथ हम बात करें दोस्तों, आगे बात करते हैं भारत फ्रांस संबंधों के बारे में। अब देखो, सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों भारत फ्रांस संबंध है, उनकी हम यहीं पे हमें बात पता चल जाती है कि भारत और फ्रांस के जो संबंध है वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात का पता इससे चलता है कि भारत जैसे देश की हम बात करें तो भारत को फ्रांस के द्वारा कितनी अहमियत दी जाती है। इस बात का पता ऐसे चलता है कि उसका सबसे महत्वपूर्ण दिवस कौन सा आता है? 14 जुलाई राष्ट्रीय दिवस है। और उस मौके पर हम बात करें तो उसके द्वारा किसको आमंत्रित किया गया? भारत को आमंत्रित किया गया। फ्रांस चाहता तो अमेरिका को भी आमंत्रित कर सकता था, चाहता तो ब्रिटेन को भी आमंत्रित कर सकता था, लेकिन फिर भी हम बात करें तो किसको आमंत्रित किया? भारत को आमंत्रित किया। तो ये इसी में पता चलता है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण और कितने ज्यादा मजबूत है। अब देखो, सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों, भारत और फ्रांस है वो 1998 से स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कब से आते हैं? 1998 से क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। एक बात तो ये देखनी है कि भारत और फ्रांस है वो दोनों के संबंधों की हम बात करें तो 1998 से दोनों के संबंध है वो महत्वपूर्ण, या दोनों के संबंधों की शुरुआत कब से हुई थी? 1998 से हुई थी। और उसकी हम बात करें दोस्तों तो 1998 से स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के कारण हम बात करें दोस्तों 2023 में इन संबंधों को कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? 25 वर्ष। कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इस मौके पर हम बात करें तो किसका आयोजन क्या मनाया जा रहा है दोस्तों? इन संबंधों की सिल्वर जुबली मनाई जा रही है। संबंधों की क्या बनाई जा रही है? सिल्वर जुबली। इसी कारण हम बात करें तो इसी मौके पर हम बात करें तो इन 25 वर्ष पूरे होने पर भारत फ्रांस संबंधों को हम बात करें 1998 से लेकर 2023 तक 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर हम बात करें तो फ्रांस के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था। मतलब 2023 में इन संबंधों की क्या मनाई जा रही है दोस्तों? इस रिलेशन की क्या मनाई जा रही है? सिल्वर जुबली का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो फ्रांस की हम बात करें तो एक तो इकोनॉमी के क्षेत्र में, किसमें? इकोनॉमी। एक हम बात करें दोस्तों डिफेंस, किसमें? डिफेंस में। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों क्लाइमेट चेंज, पर्यावरणीय मुद्दे। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों आतंकवाद। इन सब मुद्दों की बात करें दोस्तों तो इन सब मुद्दों में हम बात करें तो फ्रांस और भारत की दोनों की एक सहमति है। मतलब दोनों एक राय के साथ कार्य करते हैं, या फिर हम बात करें दोनों का एम है वो एक है। इकोनॉमी की हम बात करें तो दोस्तों हम बात करें जैसा फ्रांस सोचता है वैसा ही भारत सोचता है। उसी प्रकार हम बात करें दोस्तों डिफेंस के मामले में बात करें तो 2023 में हम बात करें दोस्तों सिप्री के अनुसार एक रिपोर्ट आई थी सिप्री की, जिसमें कहा गया कि 2023 में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार कौन रहा था? भारत रहा था। जबकि बात करें विश्व में बात करें व्यापार के मामले में बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा विश्व में हथियार बेचने वाला देश कौन है? फ्रांस। तो फ्रांस को मार्केट की जरूरत है और भारत को हथियारों की जरूरत है। तो इसी कारण भी हम बात करें तो दोनों के रिलेशन है वो मजबूत बनते हैं। तो एक चीज ये याद रखना है कि दोनों है वो एक मुद्दे पर है, विश्व में अपनी राय रखते हैं। किसमें? इकोनॉमी में, डिफेंस में, पर्यावरणीय क्षेत्र और आतंकवाद। इन मामलों में हम बात करें तो फ्रांस और भारत के रिलेशन है वो एक जैसे हैं, या हम बात करें दोनों की राय है वो एक जैसी है। इसके अलावा हम बात करें एक चीज आती है दोस्तों कि फ्रांस के द्वारा पीएम को आमंत्रित करने के फायदे क्या थे। कोई भी देश होता है वो किसी देश के साथ रिलेशन बनाता है तो उससे पहले वो अपने क्या देखता है? फायदे देखता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो रणनीतिक हो, चाहे किसी प्रकार के फायदे हो, सामरिक मुद्दे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने फायदे जरूर देखता है। फ्रांस के द्वारा यहाँ पे पीएम को बेस्टिल डे के मौके पर आमंत्रित करने का एक तो क्या था कि भारत फ्रांस संबंधों को 25 वर्ष पूरे हो रहे थे, सिल्वर जुबली का आयोजन किया जा रहा था, इस मौके पर आमंत्रित किया गया। इसके अलावा फ्रांस के और क्या क्या फायदे हैं उन सब की हम बात करें। देखो सबसे पहले आता है दोस्तों हम बात करें तो एक तो हम बात करें तो पहले यहां पे बात करते हैं। अभी हमने बात की थी, एक रिपोर्ट आई थी सिप्री की, और सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें दोस्तों 2023 में हम बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा हथियार किसके द्वारा खरीदे गए थे? भारत के द्वारा। किसके द्वारा खरीदे गए?
भारत के द्वारा खरीदे गए थे। उसी के साथ हम बात करें तो एक चीज और याद रखनी है आपको कि भारत ने विश्व में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। जबकि हम बात करें हथियार बेचने के मामले में फ्रांस कौन से नंबर पर रहा था? तीसरे नंबर पर। कौन से नंबर पर रहा था? तीसरे नंबर पर रहा था। इस कारण हम बात करें तो फ्रांस को किसकी जरूरत है? भारत की। फ्रांस को एक ऐसे मार्केट की जरूरत है जहां पे वो अपने हथियारों की खपत कर सके, अपने हथियारों को बेच सके, और वो मार्केट उसको कहां पे दिखाई देता है? भारत में दिखाई देता है। तो इस कारण भी फ्रांस है वो भारत के और ज्यादा नजदीक आना चाहता है। वहीं हम बात करें दोस्तों 2018 से लेकर 2022 तक, 2018 से लेकर हम बात करें 2022 तक, 2022 तक अगर बात करें तो भारत के द्वारा जितने भी जो हथियार खरीदे गए उसमें से हम बात करें दोस्तों 30% हथियार, 30% हथियार हैं वो किससे खरीदे गए थे? फ्रांस से खरीदे गए। मतलब 2018 से लेकर 2022 तक जो जिप्री ने रिपोर्ट पेश की थी उसमें बताया गया कि फ्रांस के से हम बात करें तो भारत के जो कुल हथियार थे उसका कितना आंकड़ा आता है? 30%। 30% का आंकड़ा रहा है। उसी प्रकार हम बात करें तो भारत और फ्रांस के मध्य हम बात करें दोस्तों अभी तक 97,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। वार्षिक रूप से हम बात करें तो कितने करोड़ रुपए का व्यापार होता है? 97,000 करोड़ रुपए का। तो इस प्रकार से हम बात करें तो फ्रांस के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट करने में हम बात करें तो कुछ उसके लाभ थे। अब आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों भारत और फ्रांस के जो सहयोगी मुद्दे आते हैं, भारत और फ्रांस के सहयोगी मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो भारत और फ्रांस को एक जगह लाने में कार्य करते हैं, मतलब दोनों एक ही साथ कार्य करना चाहते हैं। ऐसे मुद्दों की हम बात करें सबसे पहले दोस्तों नाम आता है, पहला मुद्दा क्या है दोस्तों? यूएनएससी में बदलाव। किस में बदलाव करना चाहता है दोस्तों? यूएनएससी में बदलाव। अब देखो सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों ये इन देशों के पास क्या है? वीटो पावर। क्या है दोस्तों? वीटो पावर। और यूएनएससी की हम बात करें दोस्तों फ्रांस इसका एक स्थायी सदस्य है। फ्रांस क्या है? स्थायी सदस्य है। एक तो ये चीज याद रखनी है, फ्रांस इसका स्थायी सदस्य है। जबकि हम बात करें दोस्तों भारत है इसका स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत इसका स्थायी सदस्य बनना चाहता है। तो यहां पर बात करें दोस्तों भारत के द्वारा कहना है कि मतलब जब हम बात करें इसका निर्माण किया गया था, यूएनओ का निर्माण किया गया था उसके साथ, आज से लेकर उस समय से लेकर आज तक हम बात करें तो इसके एक जो देश स्थायी सदस्य वो के वो हैं, इसमें कभी बदलाव नहीं किया गया। और भारत के द्वारा हम बात करें तो लगातार बदलाव करने की मांग की जा रही है। भारत के द्वारा लगातार बदलाव करने की मांग की जा रही है। इसमें हम बात करें तो एक तो आता है अमेरिका, एक हम बात करें दोस्तों ब्रिटेन, एक कौन आता है? ब्रिटेन। एक हम बात करें दोस्तों फ्रांस, एक कौन आता है दोस्तों? फ्रांस। इस प्रकार से हम बात करें रसिया भी आता है। तो इस प्रकार से हम बात करें दोस्तों तो यूएनएससी में हम बात करें तो भारत वो चाहता है कि लगातार क्या किया जाए? अब इसमें बदलाव किया जाए। उस समय की दुनिया में और आज की दुनिया में बहुत ज्यादा अंतर है। तो इसी कारण हम बात करें तो फ्रांस के द्वारा इस बात का क्या किया गया है? समर्थन भी किया गया था। फ्रांस के द्वारा इसका क्या किया गया? समर्थन किया गया। तो एक हम बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, ये इसके क्या स्थायी सदस्य हैं। तो भारत का क्या कहना है कि उसमें इसके अंदर 5 सदस्य थे, वो अलग बात थी, लेकिन आज हम बात करें तो कई ऐसे देश हैं जो इनके बराबर आ चुके हैं, तो उनको भी इसमें क्या शामिल किया जाए? स्थायी सदस्यों में शामिल किया जाए। तो इस मुद्दे का फ्रांस के द्वारा भारत का क्या किया गया था? समर्थन किया गया था। तो एक तो ये फ्रांस के द्वारा भारत का सहयोग किया गया सहयोगी मुद्दों में। उसके बाद अगली हम बात करें तो एक दोस्तों नाम आता है मल्टीपोलर की दुनिया। क्या नाम आता है? मल्टीपोलर की दुनिया। मल्टीपोलर की दुनिया की हम बात करें दोस्तों, मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है कि दुनिया में किसी एक देश का राज ना हो। दुनिया में किसी एक देश का राज ना हो, मतलब सभी देशों की अपनी अपनी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक देश का पूरी दुनिया के ऊपर दबदबा कायम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि अमेरिका के द्वारा जो वर्चस्व बनाया जाता है उस प्रकार के वर्चस्व का भारत और फ्रांस दोनों विरोध करते हैं। तो यहीं पे भी हम बात करें तो भारत और फ्रांस एक जगह आ जाते हैं। इन मुद्दों पर हम बात करें तो भारत और फ्रांस के जो मुद्दे दोनों एक समान हैं।
तो मल्टीपोलर की दुनिया का मतलब क्या है दोस्तों? मल्टीपोलर की दुनिया का मतलब है कि दुनिया में किसी एक देश का दबदबा न होकर सभी देशों की भागीदारी होनी चाहिए, सभी देशों की बात सुननी चाहिए। तो इस प्रकार की दुनिया को क्या कहा जाता है? मल्टीपोलर की दुनिया। मतलब सभी देशों का दबदबा हो, या फिर हम बात करें सभी देश हैं वो समान रूप से यहाँ पर रह सके। एक देश का दबदबा ना होकर सभी देशों को समान भागीदारी और समान बराबर समान मिलना चाहिए। जैसे हम बात करें कि फ्रांस और भारत, फ्रांस के द्वारा अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध होने के बावजूद हम बात करें तो फ्रांस ने चीन व ताइवान की नीति, अमेरिका की चीन व ताइवान की जो नीति थी ना, ताइवान और चीन को लेकर अमेरिका की जो नीति थी उसका विरोध किसने किया था? फ्रांस के द्वारा किया गया था। चीन के प्रति और ताइवान के प्रति अमेरिका ने जो नीति अपनाई उसका विरोध किसने किया था? फ्रांस के द्वारा विरोध किया गया। तो यहीं पे भी हम बात करें तो ये क्या था? मल्टीपोलर की दुनिया लाना चाहता था फ्रांस। तो यहां पर हम बात करें तो भारत और फ्रांस दोनों एक जैसे मुद्दे पर सहमति बने हुए। उसके बाद हम बात करें, तीसरा आता है दोस्तों डिफेंस में साझेदारी, सबसे महत्वपूर्ण बात। तीसरा क्या आता है? डिफेंस में साझेदारी। डिफेंस में साझेदारी की हम बात करें दोस्तों तो यहां पे सबसे महत्वपूर्ण तो हो जाता है, डिफेंस में साझेदारी में हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण तो हो जाता है यूक्रेन और रशिया का युद्ध। यूक्रेन युद्ध के बाद हम बात करें दोस्तों, भारत है वो लगातार रूस है उससे हथियार कम खरीदारी कर रहा है। मतलब हम बात करें तो यूक्रेन युद्ध के बाद भारत वो अपनी निर्भरता रूस पर कम करना चाहता है, लगातार कम करना चाहता है। वो अन्य देशों के साथ अपने डिफेंस रिलेशन बनाना चाहता है। जैसे हम बात करें अभी हाल ही में हम बात करें तो मोदी के द्वारा अमेरिका का जो दौरा किया गया था, हाल ही में हम बात करें तो मोदी के द्वारा जो अमेरिका का दौरा किया गया वहां पे हम बात करें तो मोदी ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया, जिसमें हम बात करें अमेरिका से MQ ड्रोन की क्या की थी? डील की थी। तो ये क्या है कि रूस के ऊपर अपने हथियारों के लिए रूस पे अपनी निर्भरता कम करना। क्योंकि हम बात करें भारत वो सबसे अधिक हथियार है वो कहां से खरीदता है? रूस से खरीदता है। तो यूक्रेन युद्ध के बाद हम बात करें तो वो अपनी निर्भरता, भारत वो रूस पर निर्भरता वो क्या करना चाहता है? कम करना चाहता है। और उसी के तहत अमेरिका के साथ भारत ने क्या समझौता किया? MQ ड्रोन विमान की डील अभी हाल ही में किए। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो भारत के द्वारा जर्मनी से हम बात करें तो 6 पनडुब्बी, 6 पनडुब्बी खरीदारी को लेकर समझौता किया गया है। यह भी रूस के ऊपर निर्भरता कम करने का एक उपाय है कि जर्मनी के साथ 6 पनडुब्बी निर्माण का समझौता किया गया। इसी के साथ हम बात करें दोस्तों भारत के द्वारा जब पिछली बार मोदी ने दौरा किया था उसमें बात करें तो भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे थे। और यह मुद्दा बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय रहा था देश में। 36 राफेल विमान खरीदे थे। और अब हम बात करें तो इस दौरे के अंदर हम बात करें तो भारत है वो नौसेना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 26 राफेल एम विमानों का समझौता किया गया है। 26 राफेल एम विमानों का क्या किया है? समझौता किया है। तो 36 विमान पहले वायुसेना के लिए खरीदे गए थे। और अब हम बात करें तो इस दौरे में हम बात करें तो 26 एम राफेल विमान है उनका समझौता किया गया। 26 राफेल एम विमान का किसके लिए? चीन को घेरने के लिए। और किसको उपलब्ध करवाए जाएंगे? वायुसेना को उपलब्ध करवाए जाएंगे। राफेल की हम बात करें दोस्तों इसकी जो टॉप स्पीड है वो कितनी आती है? 3130 किलोमीटर पर हॉर्स। मतलब सबसे अधिक तेज स्पीड कितनी है? 3130 किलोमीटर पर हॉर्स। इस दोस्तों इसकी रेंज की हम बात करें, रेंज कितनी आती है? 3700 किलोमीटर। विशेषताओं की हम बात करें दोस्तों इसकी कुल लंबाई कितनी है? 15.30 मीटर आती है। जबकि बात करें इसके अंदर वजन कितना आता है? 24,500 kg। और एक हम बात करें दोस्तों इसका विंग स्पेस है वो आता है 10.90 मीटर का। विंग स्पेस कितना आता है? 10.90 मीटर का आता है। अब देखो राफेल की हम बात करें दोस्तों ये आता है एक मल्टी फाइटर एयरक्राफ्ट है। मल्टी फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल है वो दोस्तों क्या आता है? मल्टी फाइटर एयरक्राफ्ट है। मल्टी फाइटर की हम बात करें तो मल्टी फाइटर का मतलब होता है दोस्तों मल्टी रोल कॉम्बैट। मल्टी रोल कॉम्बैट, ठीक है।
मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मतलब ये मल्टी फाइटर या मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है दोस्तों, इसके अंदर जेट इंजन होता है। आधुनिक पिंडी का कौन सा? आधुनिक पिंडी का जेट इंजन लगा होता है, जो हम बात करें युद्ध क्षेत्र में हम बात करें दोस्तों विभिन्न भूमिकाएं निभाने में सक्षम होता है, उसको क्या बोला जाता है? मल्टी फाइटर एयरक्राफ्ट। मतलब हर प्रकार की भूमिका निभाने में क्या होता है? सक्षम होता है। ऐसे हम बात करें तो जेट इंजन से संचालित विमान को हम क्या बोलेंगे? मल्टी फाइटर एयरक्राफ्ट बोला जाता है। तो ये सभी विशेषताएं हम दोस्तों किस में उपलब्ध हैं? राफेल विमान में। किस में उपलब्ध आती हैं? राफेल विमान में उपलब्ध हैं। इस कारण हम बात करें दोस्तों, पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 36 राफेल विमानों का समझौता किया गया, और इस दौरे के दौरान हम बात करें तो 26 राफेल एम विमान समझौता किया गया। तो हम बात करें दोस्तों राफेल विमान और 26 राफेल एम, राफेल और राफेल एम की हम बात करें तो ये अगली पीढ़ी के विमान है। इनकी हम बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों, जो राफेल विमान है इसका निर्माण है दसों एविएशन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दसों एविएशन के द्वारा किया गया। मतलब कंपनी कौन सी आती है? फ्रांस की दसों एविएशन। एक तो ये चीज याद रखनी है, कंपनी कौन सी है? दसों एविएशन। उसी के साथ हम बात करें दोस्तों राफेल विमान है, इसकी कुल कितनी कैटेगरी आती हैं? तो इसकी हम बात करें दोस्तों, कैटेगरी आती है ए, बी, सी और एम। एक तो कैटेगरी आती है ए, एक आती है बी, एक सी, और एक सबसे नई उत्तम पीढ़ी की कौन सी आती है? एम कैटेगरी। ए, बी, सी और कौन सी कैटेगरी आती है? एम कैटेगरी आती है। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों ए कैटेगरी की। तो ए कैटेगरी की हम बात करें, पहली बार ये इसको कब लॉन्च किया गया था? 4 जुलाई 1986 को। ए कैटेगरी को कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 4 जुलाई 1986 को लॉन्च किया गया था। जबकि बात करें दोस्तों सी कैटेगरी कब आई थी विश्व में? 1991 में। कब आई थी दोस्तों? 1991 में आई थी। एक चीज ये याद रखना है। अब तक हम बात करें दोस्तों राफेल की टोटल 201 यूनिट बन चुकी हैं। कितनी यूनिट बन चुकी हैं? 201 यूनिट बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी विशेषता की। एक तो बात करते हैं दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान है, उसकी खासियत क्या है? तो हम बात करें 2222 किलोमीटर पर हॉर्स, या फिर हम बात करें दोस्तों लगभग हम बात करें दोस्तों तो 2130 किलोमीटर पर हॉर्स इसकी स्पीड है। कंपनी कौन सी आती है? दसों एविएशन। कहाँ की है? फ्रांस की। क्लाइंब रेट हम बात करें तो 68,000 फीट पर मिनट। मतलब हम बात करें तो 1 मिनट में हम बात करें दोस्तों कितने फीट ऊंचाई पर जा सकता है? 68,000 फीट पर मिनट जा सकता है। हथियारों के साथ कुल वजन इसका दोस्तों कितना है? 24,500 kg है। हथियारों के साथ कितना आता है? 24,500 kg। उसी के बाद हम बात करें तो 9500 किलो के हथियार ले जा सकता है। टोटल लंबाई हम बात करें दोस्तों, टोटल लंबाई कितनी आती है? 50 फीट। टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों इसकी? 50 फीट। और रेंज कितनी आती है दोस्तों? 3700 किमी। रेंज कितनी आएगी? 3700 किमी आती है। अब देखो, और टोटल हम बात करें दोस्तों विंग की लंबाई कितनी है? 35.76 फीट। कितनी आती है? 35.76 फीट। और विंग स्पेस की हम बात करें दोस्तों, विंग स्पेस कितना आता है? 10.90 मीटर। विंग स्पेस कितना आता है? 10.90 मीटर आता है। एक चीज ये याद रखनी है। एक बात करें दोस्तों राफेल एम व राफेल में अंतर क्या है? जो नई पीढ़ी है वो कौन सी आती है? राफेल एम। और उससे पहले कौन से लाए गए थे? राफेल। दोनों में अंतर की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले फीचर की बात करते हैं एयर फ्रेम। यहाँ पर राफेल एम में हम बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लैंडिंग के हिसाब से एयर फ्रेम है। मतलब हम बात करें राफेल एम है वो एयरक्राफ्ट पे लैंड होता है। समुद्र में बात करें किस पे लैंड होता है? एयरक्राफ्ट पे। तो उसके हिसाब से हम बात करें तो एयर फ्रेम लगाया गया है। जबकि हम बात करें इसमें स्टैंडर्ड एयर फ्रेम यूज किया गया है। उसी के साथ हम बात करें विंग। विंग हम बात करें दोस्तों इसमें फोल्डेबल है, और इसमें हम बात करें तो नॉन फोल्डेबल है। मतलब फोल्डेबल का मतलब क्या है दोस्तों? कि कम स्पेस में एक जगह खड़ा उसके एयरक्राफ्ट पर। उसके बाद हम बात करें दोस्तों टेल हुक, इसमें मौजूद होते हैं और इसमें नहीं होते। टेल हुक का मतलब क्या होता है दोस्तों? की स्पीड को कम करने के लिए जब टेक ऑफ करता है, जब हम बात करें तो एयरक्राफ्ट पर हम बात करें लैंड करता है, तो उसमें हम बात करें तो पीछे से टेल हुक होता है, जो वहां पे एक रस्सी होती है उसके अंदर लगकर उसकी स्पीड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो हम बात करें तो राफेल एम में तो ये मौजूद है और इसमें नहीं होता। इसी प्रकार हम बात करें रडार, नौसेना के हिसाब से बदलाव किया गया है, और इसमें हम बात करें तो दोस्तों स्टैंडर्ड रडार का यूज किया गया था। उसके बाद हम बात करें दोस्तों हथियार, कई सारे हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल से लैंस होगा। जबकि हम बात करें इसमें दोस्तों स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियार होंगे, जिसके एक हम बात करेंगे दोस्तों पोलर, एक हम बात करें दोस्तों इसके अंदर हैमर मिसाइल भी लगी हुई है, जिसके आगे हम बात करने वाले हैं।
इसके साथ दोस्तों हम बात करें मिशन, विमान वाहक पोत से जुड़े ऑफ ऑपरेशन काम कर सकता है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों राफेल की, तो हवा से हवा में हमला करने में सक्षम है, हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है, और हमले के साथ हवा में एयर रिफ्यूलिंग, मतलब हवा में इसके अंदर एयर रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। एक बार हम बात करें रिफ्यूल भर दिया, उसके बाद और जरूरत पड़ी तो हवा के अंदर ही हम बात करें दोबारा एयर रिफ्यूलिंग करके दोबारा इसको आक्रमण करने के लिए भेजा जा सकता है। ये राफेल की दोस्तों क्या आती है, खासियत आती है। अब देखो उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक आती है दोस्तों इसके अंदर लगी होती है हैमर मिसाइल। कौन सी मिसाइल लगी होती है राफेल विमान में, हैमर मिसाइल लगी होती है। हैमर मिसाइल की हम बात करें दोस्तों, अब देखो हैमर की हम बात करें दोस्तों, इसका नाम होता है हाईली रेजाइल। क्या नाम आता है, हाईली रिजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन। हाईली रिजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन मिसाइल होती है। अब देखो दोस्तों ये मध्यम श्रेणी की होती है, जिसकी हम बात करें तो एयर टू ग्राउंड मिसाइल होती है, मतलब हवा से जमीन में हमला करने में सक्षम होती है। ठीक है, एक चीज तो ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करें तो एयर टू ग्राउंड मिसाइल होती है, और एक बार हम बात करें तो इसके अंदर लक्ष्य निर्धारित करने के बाद ये अपने आप लक्ष्य को भेद सकती है। हैमर मिसाइल की खासियत क्या होती है कि एक बार लक्ष्य निर्धारित करने के बाद ये लक्ष्य को अपने आप भेद सकती है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब देखो तो यहां पर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि डिफेंस के मामले में बात करें सहयोगी मुद्दा कैसे है कि भारत है वो रूस की तरह जब यूक्रेन पर आक्रमण किया गया उसके बाद भारत चाहता है कि रूस पर से जो हथियारों की आयात हो किया जाता है उसकी निर्भरता को कम किया जाए। लगातार दूसरे देशों के साथ वो हम बात करें तो डिफेंस को लेकर समझौते कर रहा है। उसी के साथ हम बात करें तो बेस्टिल डे के मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो इस बार इनके द्वारा नौसेना के लिए 26 राफेल एम विमानों के खरीद का क्या किया गया था, समझौता किया गया। अब देखो इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात करें तो एक आता है मंझगांव डॉकयार्ड्स। मंझगांव डॉकयार्ड्स है दोस्तों, ये मुंबई के अंदर आता है। कहां पर है, मुंबई में। यहां पर हम बात करें दोस्तों फ्रांस के सहयोग से हम बात करें तो 3 स्कॉर्पिन अटैक वाली सबमरीन का निर्माण किया जाएगा। ये भी हम बात करें तो रूस से निर्भरता कम करना। 3 हम बात करें तो स्कॉर्पिन, मंझगांव डॉकयार्ड्स में हम बात करें तो 3 स्कॉर्पिन की हम बात करें तो सबमरीन का क्या यहां पे क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। एक चीज ये याद रखनी है। तो ये भी हम बात करें दोस्तों एक डिफेंस सहयोगी मुद्दे के तहत समझौता किया गया था। अभी यहां पे समझौता किया गया कि फ्रांस के सहयोग से मंझगांव डॉकयार्ड्स में 3 स्कॉर्पिन सबमरीन पनडुब्बी का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ हम बात करें दोस्तों एक नाम आता है इंडो पैसिफिक समझौता। क्या आता है, इंडो पैसिफिक समझौता। इंडो पैसिफिक समझौते की हम बात करें दोस्तों, चीन को घेरने के लिए अमेरिका के द्वारा एक रणनीति बनाई गई। इसके तहत हम बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है ऑस्ट्रेलिया, एक नाम आता है ब्रिटेन और एक नाम आता है अमेरिका। जब दोस्तों इंडो पैसिफिक समझौते की शुरुआत की गई थी उसमें हम बात करें चर्चा थी कि इसमें किसको भी शामिल किया जाएगा, फ्रांस को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन जब ऐन मौके पर समझौता किया गया उसमें हम बात करें तो फ्रांस को इस समझौते से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। तो उस समय हम बात करें तो फ्रांस के द्वारा इस बात का लगातार विरोध किया गया। फ्रांस के द्वारा कहा गया कि मुझे भी उतनी अहमियत दी जाए जितनी आप ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हो। यहाँ पे उसके द्वारा अपनी जरूरत महसूस की गई थी। तो इस कारण हम बात करें वो और किसके नजदीक आना चाहता है, दक्षिण एशिया के अंदर भारत के नजदीक आकर वो किसको घेरने की रणनीति अपना रहा है, चीन को, और अपनी एशिया महाद्वीप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता है। तो उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए उसका सबसे बड़ा सहयोगी देश उसको मालूम है कि कौन हो सकता है, भारत हो सकता है। इसलिए भी वो अपने भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देना चाहता है। उसी प्रकार हम बात करें तो एक आता है भारत के लिए फ्रांस का स्टैंड। मतलब हम बात करें फ्रांस है वो भारत के लिए क्या स्टैंड या क्या मायने रखता है। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले तो ये बात है दोस्तों, भारत फ्रांस है वो कभी भी भारत के आंतरिक मामलों में कभी भी दखलंदाजी नहीं करता है। जैसे हम बात करें मानवाधिकार के मुद्दे हो या फिर हम बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, इन मामलों में हम बात करें तो फ्रांस है वो कभी भी किसी भी प्रकार का बयान जारी नहीं करता। तो ये भी हम बात करें तो भारत है वो फ्रांस के और नजदीक लाने में एक सहयोगीपूर्ण मुद्दा माना जाता है कि यहाँ पे हम बात करें तो फ्रांस कभी भी भारत के आंतरिक मामले उनके अंदर कभी भी
दखलंदाजी नहीं करता है। जैसे हम बात करें अभी हाल ही में जो मणिपुर हिंसा हुई थी उसमें हम बात करें तो अमेरिका के द्वारा बयान जारी किया गया था। उसी प्रकार से हम बात करें तो लगातार जम्मू को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर पाकिस्तान के द्वारा मुद्दा उठाया जाता है, तो अरब कंट्री के देश है उनके द्वारा लगातार पाकिस्तान का समर्थन किया जाता है। लेकिन हम बात करें फ्रांस है, इस मामले में अभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी इतना बयान जारी नहीं करता है और ना किसी प्रकार की दखलंदाजी करता है। तो इस कारण भी हम बात करें तो फ्रांस और भारत और नजदीक आना चाहते हैं। एक हम बात करें तो एक आता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें हम बात करें तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1998 में भारत के द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। लगातार हम बात करें तो भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। मात्र यूरोप पश्चिमी देशों में बात करें, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जितने भी देश थे पूरे विश्व के अंदर सभी के द्वारा भारत की क्या की गई थी, जो विकसित राष्ट्र थे उनके द्वारा लगातार सबके द्वारा आलोचना की गई। फ्रांस से पहले हम बात करें यूरोप में भारत सबसे नजदीक किसके था, ब्रिटेन के नजदीक था। लेकिन ब्रिटेन है उसके द्वारा भी हम बात करें तो भारत के लगातार मानवाधिकार के मामलों में आंतरिक बयान जारी करता है, आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करता है। यहाँ पर 1998 की बात करें तो फ्रांस एकमात्र ऐसा देश था जिसके द्वारा भारत का क्या किया गया था, समर्थन किया गया था। और 1998 में हम बात करें तो भारत फ्रांस से संबंधों को शुरुआत की गई थी, भारत फ्रांस संबंधों की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो 1998 के परमाणु परीक्षण के समय हम बात करें तो भारत का एकमात्र सहयोगी देश कौन बना था, फ्रांस बना था, जिसने परमाणु परीक्षण का क्या किया था, समर्थन किया था। उसमें हम बात करें तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। जबकि बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे, उसमें दोस्तों जैक शिराज। कौन थे, जैक शिराज थे। इसी प्रकार हम बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर हम बात करें स्थान पड़ता है जैतपुर। यहां पर हम बात करें दोस्तों भारत है वो पर फ्रांस के सहयोग से हम बात करें, भारत व फ्रांस के सहयोग से जैतपुर महाराष्ट्र में परमाणु संयंत्र की स्थापना कर रहा है। तो यह भी हम बात करें तो भारत के लिए फ्रांस का जो स्टैंड है, फ्रांस का जो मतलब हम बात करें फ्रांस अपनी जो राय रखता है वो हम बात करें तो एक हम बात करें तो भारत के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। इस कारण भी हम बात करें तो भारत और फ्रांस और ज्यादा नजदीक आना चाहते हैं। एक चीज ये याद रखनी है। आगे हम बात करें दोस्तों एक कि यात्रा के दौरान मोदी के द्वारा हम बात करें क्या क्या समझौते किया गया है, क्या हम बात करें मोदी के द्वारा भारत के क्या क्या घोषणा की गई थी। सबसे पहले तो हम बात करें भारत का यूपीआई कार्ड। भारत का जो यूपीआई कार्ड है वो अब कहां पे काम करेगा दोस्तों, फ्रांस में काम करेगा। एक तो ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों फ्रांस सरकार की मदद से हम बात करें तो एक शहर पड़ता है मार्सिले। मार्सिले में बात करें तो भारत के द्वारा अलग से क्या खोला जाएगा, वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। फ्रांस के मार्सिले शहर में बात करें दोस्तों भारत के द्वारा क्या खोला जाएगा, वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। एक चीज ये याद रखना। उसी प्रकार हम बात करें दोस्तों भारत के तमिल कवि हैं और इसी के साथ हम बात करें तो नाम आता है तमिल कवि और संत तिरुवल्लुर। क्या नाम आता है, तमिल कवि और संत नाम आता है तिरुवल्लुर। इनकी हम बात करें तो प्रतिमा की स्थापना कहां पे की जाएगी, फ्रांस में की जाएगी। कहां पर की जानी है, फ्रांस में की जाएगी। तो ये हम बात करें तो मोदी के द्वारा वहां पे क्या किए गए थे, समझौते किए गए। भारत और यूपीआई की भारतीय यूपीआई है वो कहां पे काम करेगी, फ्रांस में। राफेल समझौता किया गया था जिसकी हमने पहले बात की। एक मार्सिले में बात करें तो फ्रांस के सहयोग से भारत अपना क्या खोलेगा, वाणिज्य दूतावास और तमिल कवि और संत तिरुवल्लुर का प्रतिमा का क्या किया जाएगा, वहां पे विमोचन किया जाएगा। एक चीज ये याद रखनी है। इसके साथ हम बात करें दोस्तों एक चीज और याद रखना, फ्रांस के द्वारा हम बात करें तो अपना जो सबसे बड़ा या सर्वोच्च सम्मान है कौन सा आता है, ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। कौन सा सम्मान आता है दोस्तों, ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इससे हम बात करें तो किसको सम्मानित किया गया था, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। तो यह भी एक हम बात करें तो देश के लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। एक हम बात करें दोस्तों जब भारत के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा फ्रांस का दौरा किया गया था, उसमें हम बात करें तो फ्रांस के अंदर हालात बहुत ही ज्यादा बेकाबू थे और वहां पे हिंसा का दौरा चल रहा था। उसकी हम बात करें तो ये हिंसा के जो फ्रांस के अंदर जो हिंसा होती है उसकी हम बात करें सामान्य रूप से वहां पे ऐतिहासिक रूप से हिंसा मानी जाती है, जिसमें हम बात करें तो पुलिस है उसका लगातार क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि फ्रांस के अंदर जो हिंसा होती है, जो आंदोलन किए जाते हैं, उनका इतिहास क्या रहा है। फ्रांस के अंदर पुलिस है उसका द्वारा हम बात करें तो रंग भेद की नीति अपनाई जाती है, जिसका फ्रांस के अंदर क्या किया जाता है, लगातार विरोध किया जाता है। वहां पे हम बात करें तो एक 17 वर्षीय लड़का था, उसका क्या कर दिया गया था, वहां पे फ्रांस के पुलिस है उसके द्वारा वहां पे उसका
मर्डर कर दिया गया था, या फिर हम बात करें तो एनकाउंटर कर दिया गया था, जिसके बाद हम बात करें वहाँ पे हालात बेकाबू हो गए थे। तो ये हमने बात की दोस्तों भारत और फ्रांस के संबंधों के बारे में, जिसमें हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा थी उसके अंदर भारत की जो क्या क्या उपलब्धियां हैं, या फिर हम बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इसके अलावा भारत और फ्रांस के कैसे संबंध हैं उनके बारे में चर्चा की। नमस्कार।